हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 7 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 6 सेट का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस सेट का स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट को बनाने के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वह एकल सदस्यीय निकाय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि एकल सदस्यीय निकाय होता है। अगर हम बात करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 148 के 1 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका हटाने का जो प्रक्रिया है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। आर्टिकल 148 सब क्लॉज 4 याद रखिएगा कि आर्टिकल 148 के 4 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा है? कार्यकाल की। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाएगा उतना ही तक यह सेवा अपना दे पाएंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख या कान कहा जाता है। आर्टिकल 149 में याद रखिएगा कि आर्टिकल 149 में इसके शक्ति और कर्तव्य का, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्या शक्ति है और इसका कर्तव्य क्या है, इसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 149 में किया गया है। तो इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा। देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है कि प्लासी के युद्ध 1757 में निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। प्लासी का जो युद्ध है वह 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ऐसा कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजों का भारत में पहला प्रभुत्व स्थापित हुआ। यह जो प्लासी का मैदान है, युद्ध का मैदान, वह पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी, इसको जरूर याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है जिससे बड़े मोड़ बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो नदियाँ जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो वह इस आकार की घाटी बनाती है जिसको हम लोग विसर्प कहते हैं। नदियाँ जब मैदानी इलाका में आती है तो वह इस आकार की घाटी बनाती है, ऐसी नदी बहती है ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग विसर्प के नाम से जानते हैं। देखिए, जो भी हिमालयी नदी होती है वह नदी जो होती है वह बारहमासी नदी होती है, और जो भी दक्षिण की नदी होती है वह क्या होता है? तो मौसमी नदी होता है।
क्योंकि उसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, कुछ ही मौसम के मुताबिक उसमें पानी रहता है, बाद बाकी उसमें पानी सूख जाता है। तो जो हिमालयी नदी होते हैं उनमें पानी की संभावना ज़्यादा रहता है। तब पानी ज़्यादा रहता है तो वो जैसे ही मैदानी इलाके में प्रवेश करते हैं तो वह कटाव को तेज कर देते हैं। तो जैसे ही उनका कटाव होता है तो वैसे ऐसे नदी बहती है। तो इसी को बोलते हैं कि वह एस आकार की घाटी बनाती है, जिसको हम लोग विसर्प कहते हैं। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है कि MRTP अधिनियम 1969 में एम अक्षर का क्या, जो एम शब्द है, अक्षर है, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है एका अधिकार। एम का मतलब क्या होता है? एका अधिकार। अगर हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MRTP, तो MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। यह एक्ट आया था 1969 में। तो इसका एम का मतलब होता है मोनोपोली, जिसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक राज्य की स्थापना की और नदी के तट पर राजधानी शहर डैश 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो यह किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ये अपने पिता के नाम पर अपने राजवंश का नाम संगम वंश रखे। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे विकसित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। 4 राजवंश विजयनगर साम्राज्य में शासन किए थे। अगर इस 4 राजवंश का हम नाम देखें तो एक था संगम वंश, दूसरा था सालुब वंश और तीसरा था तुलुब वंश और चौथा था आरावीडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय जो थे शासक दोस्तों, वह क्या थे? तो वह तुलुब वंश के थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वह किस वंश से थे। तो कृष्णदेव राय जो थे वह तुलुब वंश से थे। कृष्णदेव राय के शासन काल को साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के ही दरबार में 8 दिग्गज रहते थे, जिन्हें 8 तेलुगु कवि इसमें रहते थे और आंध्र भोज की उपाधि भी कृष्णदेव राय के द्वारा प्राप्त किया गया था। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है आमुक्तमाल्यदा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णदेव राय। और इन्हें ने अपने माता के नाम पर एक नागलपुरम नगर की स्थापना किया था। बहुत बार पूछता है कि कौन सा नगर, नगर का नाम याद रखिएगा, नागलपुरम। नागलपुर के स्थापना किए थे कौन? कृष्णदेव राय, अपने माँ के याद में। तो इतना फैक्ट्स को एक क्वेश्चन से याद रखिएगा दोस्तों। करंट से अपडेट करके क्वेश्चंस को हम बताते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि मैच द इंडस्ट्रियल प्लांट विथ इट्स लोकेशन। लोकेशन के साथ इनके मिलाना है कि बालकू कहाँ है, तो इसको मिलाना है। यह कहाँ है? कारवा। IISCO ये कहाँ है? तो ये है आपका भूमपुर। NFL ये कहाँ है? तो ये है आपका भटिंडा। और ICF कहाँ है? तो ये है चेन्नई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर। 7 में है कि क्लोरोफॉर्म के सही रासायनिक सूत्र को पहचाने। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, वो CaCO3 यह होता है क्या? क्लोरोफॉर्म CaOCl3 याद रखिए, CaOCl3 इसका सूत्र होता है। देखते हैं 8 नंबर।
8 नंबर में है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। तो वायुमंडल में एक्यूरेट अगर बात करें तो 20.89% ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसको हम लोग लगभग 21% कहते हैं। वायुमंडल में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यह 78% है। कितना है? 78%। CO2 की अगर बात करें तो यह है 0.03%। इसको याद रखिएगा। और आर्गन का एक पूछता है दोस्तों, तो आर्गन का याद रखिएगा कितना है? तो 0.09%। CO जो आर्गन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में, वो CO2 की मात्रा से क्या है? ज्यादा है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है। तो सरहुल जो फेस्टिवल है दोस्तों, वह झारखंड में मनाया जाता है और यह जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। जैसे हम लोग बसंत में क्या मनाते हैं, हम लोग के यहाँ बसंत पंचमी होता है। क्या होता है? बसंत पंचमी, जिसको हम लोग सरस्वती पूजा भी बोलते हैं। सरस्वती पूजा इसी में होता है, बसंत ऋतु में ही। तो याद रखिएगा। देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितना है। तब पृथ्वी का जो महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। अब पृथ्वी का महाद्वीपीय सिद्धांत जो है दोस्तों, जिनके द्वारा बोला गया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सटेंड कर रहा है, विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको जॉन लेमन तेरे ने दिया था। कौन दिया था? नाम इनका याद रखिएगा कि जॉन लेमन तेरे के द्वारा दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को। 11 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 100 दिनों की उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो यह कार्यक्रम क्या था? तो यह कार्यक्रम जो है योग महोत्सव था। सबसे पहले योग दिवस मनाने की चर्चा 2014 में ये किए थे नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। यह जो हमारे 2024 में जो 21 जून को हुआ है, 21 जून 2024 में, वह 10वें क्रम का योग दिवस था। इसका थीम क्या था? तो स्वयं एवं समाज के लिए योग। तो इसका थीम याद रखिएगा कि स्वयं एवं समाज के लिए योग था 2024 का। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह कब किए थे? तो ये 13 जनवरी 1946 को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। और 22 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया था। तो दोनों डेट को याद रखना है। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी गलत है। उस गलत को पहचानना है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, ये बिल्कुल सही है। उस्ताद विलायत खान सितार बजाते थे। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते थे। के वेदनाथन ये सितार बजा, यही गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गलत को ही पहचानना था। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि निम्न में से कौन ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो भारत का यह पहला जिला है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सांबा कहाँ है दोस्तों? याद रखना है कि सांबा कहाँ है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि भारत में जनगणना नियमित रूप से हर डैश में आयोजित की जाती है। तो भारत में जो जनगणना है वह प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाता है। अभी तो नहीं हुआ है दोस्तों, 2011 में ही जनगणना हुआ था, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो होगा, कोविड की वजह से इसको थोड़ा लेट कर दिया गया है, डिले है। तो अगर हम जनगणना की बात कर ले तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में
सबसे पहले जनगणना हुआ था, लेकिन यह जनगणना नियमित जनगणना नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो ये कमेंट करके बताइएगा कि नियमित जनगणना कब से और किसके शासनकाल से शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं 16 नंबर। 16 में है कि निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू किया है। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया था शुरू। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है, तो यह है बुइया। बुइया नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। जैसे गरबा, गरबा कहाँ होता है? गुजरात में, गरबा गुजरात। छऊ कहाँ होता है? तो छऊ जो होता है दोस्तों, यह बिहार, यूपी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो इसको याद रखना है। देखते हैं 18 नंबर। 18 में कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो यह राष्ट्रमंडल खेल जो था 2018, यह कहाँ किया गया था? तो गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। अभी अगर हम बात करें कि 2024 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस, पेरिस फ्रांस में होगा। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आयोजित होगा। और यह जो राष्ट्रमंडल खेल होता है वह प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। 1930 से यह परंपरा चला था कि 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 से 46 में यह राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किया गया था। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि उस जीव की पहचान करें जो सूडोलिसोमेट नहीं है। तो यह कौन सा नहीं है? तो यह बिच्छू। बिच्छू जो है वह स्यूडोसिलेलोट नहीं है। देखते हैं 20 नंबर। 20 में है कि योजना राजस्व संबंधित है। तो योजना राजस्व व्यय जो है वह किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना से, वेतन और पेंशन से। तो ये योजना राजस्व का जो व्यय है वह पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगर योजना की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग कार्यान्वयन है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो इसको याद रखना है। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है कि पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो पांडुलिपि शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लैटिन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में है कि विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में डैश पर पारित किया गया था। तो विनियोग जो विधेयक था वह लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया था। कोई भी विधेयक एक्सेप्ट जो मनी बिल होता है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पारित किया जा सकता है, दोनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल को ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा से अगर पारित हो गया तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा से भी पारित हो गया तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास भेजने के उपरांत में अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह जो विधेयक था वह हमारा एक्ट बन जाता है, जिसे हम लोग कानून कहते हैं। जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है कि परमाणुओं के जो अणु होते हैं द्विध्रुविक से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो पास के परमाणुओं को कनिष्क द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी 500 पर क्या करता है? महत्वपूर्ण होता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो लेंदन फैलाव बल के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कि ये चुंबक है,
चुंबक है दोस्तों। तो चुंबक क्या होता है कि उत्तरी धन ध्रुव से निकलकर दक्षिणी जो ऋण ध्रुव होता है उसमें क्या कहता है, एंट्री कर लेता है, ऐसे निकलता है, ऐसे चल जाता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र का जो निर्माण हुआ उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी में कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र को रखने पर वो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। 24 नंबर में कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्ववर्ती का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो शासक जो है उसको क्या करना है, कौन सा इसके असेंडिंग ऑर्डर में है उसी को बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अगर पूछ ले दोस्तों तो इसका अली, याद रखिएगा कि अली गुरसप, अलाउद्दीन खिलजी का ही वास्तविक नाम। अलाउद्दीन खिलजी ही भू राजस्व को 50% कर दिया था। उपज का 1/2, जितना उपज होगा उसका 50% भू राजस्व के रूप में उछलता था। सबसे अधिक भू राजस्व लगाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में कि हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो जो हॉर्नबिल उत्सव है वह 10 दिनों का उत्सव है या 10 दिन तक चलता है। हॉर्नबिल जो है वह नागालैंड का उत्सव है या नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल को इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, याद रखिएगा कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से किसको जाना जाता है, तो यह हॉर्नबिल को ही फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।